कभी जिन हाथों ने एक दूसरे की हथेलियां थामकर वक्त से जिद की थी कि साथ रहेंगे चाहे हालात जैसे भी हों। आज उन्हीं हाथों के बीच खामोशी की एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। और आज 12 साल बाद किस्मत ने आर्यन को फिर उसी गली में ला खड़ा किया था जहां उसने कभी अपने सपनों की शुरुआत की थी। लखनऊ के हजरतगंज की पुरानी गलियां। आर्यन उस दिन किसी पुराने क्लाइंट से मिलने आया था। काम छोटा था, पर जगह यादों की सबसे बड़ी गलती थी। कार से उतरते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही तंग गलियां, वही लाल ईंटों की दीवारें, बस नामपट्टियां बदल गई थी। हवा में अब भी वही महक थी, मिट्टी और अधूरेपन की। वो धीरे धीरे उस नुक्कड़ की ओर बढ़ा जहां कभी वो और मीरा शाम की चाय पीने बैठा करते थे। और तभी उसकी नजर पड़ी एक लकड़ी के ठेले पर रखे हुए कुछ फल, एक पुराना गैस चूल्हा और उसके पास एक औरत। सांवला चेहरा, माथे पर पसीना और एक बड़ा तिल। हाथ में केतली थी। वो कभी चाय छानती, कभी फल साफ करती और कभी किसी ग्राहक से कहती, क्या दूं साहब, चाय या फल? आर्यन के कदम ठिठक गए। वो चेहरा, वो चाल, वो माथे का तिल, वो मीरा थी। वही मीरा जिससे उसने वादा किया था, तेरे बिना अधूरा हूं मैं। और आज वही औरत धूप में खड़ी एक ठेला चला रही थी। शायद हालात से लड़ती हुई, शायद बेटी की बीमारी से जूझती हुई, या शायद अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हर सुबह खुद से जंग लड़ती हुई। आर्यन की सांसें थम गई। उसने जल्दी से जेब से रुमाल निकाला और चेहरा ढक लिया। वो अब पहले जैसा नहीं था। महंगे कपड़े, चमकदार कार, सफल बिजनेस, पर उस पल में सब मिट गया। उसके सामने सिर्फ वो औरत थी जिसे उसने खो दिया था। वो कुछ पल यूं ही खड़ा रहा। भीड़ थी, आवाजें थी, पर उसके कानों में सिर्फ एक सन्नाटा था। मीरा अपने काम में लगी रही। उसकी आंखों में थकान थी, पर इरादे अब भी अटूट थे। आर्यन ने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो साइड में खड़ा हुआ। क्या लेंगे साहब, चाय या फल? मीरा ने बिना देखे पूछा। आर्यन की आवाज कांपी। एक कड़क चाय और कुछ आम दिखा दीजिए। मीरा ने चाय छानी और झोले से आम निकालने लगी। उसी वक्त आर्यन की नजर पास रखी एक पुरानी तस्वीर पर गई। एक नन्ही बच्ची, कमजोर चेहरा, लेकिन मुस्कुराती आंखें। वो नजरें किसी को पापा कहने की उम्मीद जैसी थी। आर्यन का दिल सिहर उठा। वो तस्वीर, वो तो सिया थी, उसकी अपनी बेटी। उसका गला सूख गया, पर उसने कुछ नहीं पूछा। बस बोला, ये आम कैसे दिए? मीरा बोली, सुबह ही लाई हूं साहब, मीठे हैं, 100 रुपए किलो। सारे दे दो, आर्यन ने कहा। मीरा ने तोलकर कहा, 8 किलो है, 800 रुपए होंगे, पर आप सब ले रहे हैं तो 640 रुपए दे दीजिए। आर्यन ने जेब से 1000 रुपए निकाले, चुपचाप पकड़ा दिए और मुड़ने लगा। पीछे से आवाज आई, साहब 200 रुपए ज्यादा दे दिए, भीख नहीं चाहिए। आर्यन रुक गया। मीरा पास आई, 200 रुपए लौटाए और बोली, इज्जत बचाने को ये दुकान है, मजबूरी नहीं। आर्यन की आंखें भर आई। वो बोला, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? मीरा ने केतली रखी, गहरी सांस ली और बोली, 12 साल पहले तलाक हो गया साहब। आर्यन के भीतर कुछ टूट गया। वो वही ठहर गया। झोला हाथ में था, पर दिल बोझल हो चुका था। मीरा सामान समेट रही थी। आर्यन वही कुछ दूरी पर खड़ा उसे देखता रहा। वो अब सिर्फ एक अजनबी नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी ही कहानी में लौट आया था, लेकिन बहुत देर से। मीरा अब दुकान समेट चुकी थी। गैस का चूल्हा ठंडा हो चुका था। ठेले के पास रखी लोहे की पेटी में उसने दिन भर की कमाई रखी और झोले में बचे कुछ फल समेट लिए। आर्यन अब भी थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए हों। वो सिर्फ देख रहा था, उस औरत को
जिसे उसने कभी खुद से ज्यादा चाहा था, और आज जो अकेले पूरे संसार का बोझ उठा रही थी। मीरा ने झोला उठाया और चल दी। आर्यन के कदम अपने आप उसके पीछे चल पड़े। वो गली तक पहुंची, वही पुरानी हजरतगंज की तंग गली, जहां हर दरवाजे पर थकी हुई जिंदगी लटकी थी। दीवारों पर मिटे पोस्टर, टूटे पंखे और आसमान से झूलते तार। मीरा एक छोटे पुराने मकान के सामने रुकी। दरवाजे के आगे 2 खटिया पड़ी थी। एक पर एक बूढ़ी औरत, धंसी आंखें और कांपते हाथ। दूसरी पर एक 10 साल की बच्ची, दुबली पतली, बिखरे बाल, और पास में रखा हुआ एक टूटा हुआ खिलौना। वो बच्ची ना हिल रही थी, ना बोल रही थी, बस आंखें खुली थी, जो किसी को ढूंढती नजर आ रही थी। आर्यन ठिठक गया, उसकी सांस रुक गई। वो बच्ची, वही तस्वीर वाली लड़की, सिया थी। वो अब तस्वीर नहीं, सच्चाई बनकर सामने थी। आर्यन के गले में कुछ अटक गया, दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, ये मेरी बेटी है, ये सिया है। मीरा ने घर का दरवाजा खोला, बोझ उतारा और भीतर चली गई। आर्यन वही दीवार के साए में खड़ा रहा। उसकी नजर सिया पर थी, वो बच्ची जो एक वक्त में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, आज जिंदगी से ही नाराज लग रही थी। उसने याद किया वो दिन जब सिया बस 1 साल की थी और उसकी गोद से उतरने का नाम नहीं लेती थी। वो हंसी, वो खिलखिलाहट आज सिर्फ एक खामोशी में बदल चुकी थी। आर्यन का सीना कसने लगा। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा और बस देखता रहा उस बच्ची को, जो बिना बोले उसकी जिंदगी का हिसाब मांग रही थी। थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आई। हाथ में पानी का गिलास था। वो सीधी सिया के पास गई। जैसे ही उसने नजर उठाई, उसकी आंखें आर्यन से टकरा गई। कुछ पल के लिए दोनों ठहर गए, ना गुस्सा ना सवाल, बस एक थकी हुई चुप्पी। मीरा उसके पास आई, बोली, यहां तक आ ही गए? आर्यन कुछ नहीं बोला, उसने नजरें झुका ली। मीरा ने सिया की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, अब देख लिया ना, अकेले कितना मुश्किल होता है सब कुछ उठाना। आर्यन के होंठ कांपे, धीरे से बोला, ये सिया है ना? मीरा की आंखें भीग गई, पर उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया, बस बोली, हां, ये वही है जो कभी तुम्हें पापा कहती थी, अब बस खामोश रहती है, बीमार है। आर्यन के कदम डगमगाने लगे। वो कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। मुझे नहीं पता था कि बातें इतनी, पता होता तो क्या करते? मीरा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आर्यन चुप हो गया, उसकी आंखों में नमी थी। वो फिर से सिया को देखने लगा। थोड़ी देर बाद सिया ने धीरे से करवट ली। उसकी आंखें खुली और उसने सामने देखा। वो नजरें आर्यन से मिली। आर्यन घबरा गया, जैसे किसी गुनाह में पकड़ा गया हो, पर सिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस देख रही थी उस आदमी को जिसे वो पहचानती नहीं थी, पर जिसके चेहरे में शायद कोई पुरानी छवि छिपी थी। मीरा ने कहा, अब अगर वाकई कुछ करना चाहते हो तो उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ, ना किसी परछाई की तरह, बल्कि एक बाप बनकर। आर्यन वही ठहर गया, दीवार से टिककर खड़ा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिया अब खटिया पर थोड़ा उठी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो उन बच्चों में होती है जो बोलते कम है पर सहते ज्यादा है। मीरा उसके पास गई, धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये तुम्हारे पापा है। कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिया ने आर्यन को देखा, फिर नजरें झुका ली। आर्यन अब खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा सिया। बहुत सालों तक चुप रहा, तुम्हें भी खो दिया, तुम्हारी मां को भी। अब बस इतना पूछना है, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? सिया ने कुछ नहीं कहा,
उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना खुशी, बस एक खालीपन। फिर उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और आर्यन के गाल को छू लिया। उसके स्पर्श में वो सब था जो वो कभी बोल नहीं पाई थी। फिर वो उठी, धीरे से आर्यन के गले लग गई। बहुत धीरे, बहुत देर तक। आर्यन रो पड़ा, लेकिन उस रुलाई में कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो पछतावे की मुक्ति थी। मीरा पास खड़ी थी, उसकी आंखें भीग चुकी थी, पर उसके चेहरे पर अब एक सुकून था। रात लखनऊ की थी, पर आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर पड़ा था, सिर तकिए पर दिमाग उसी गली में अटका था जहां उसकी बेटी सिया खटिया पर लेटी थी और उसकी पत्नी मीरा एक थकी हुई औरत बन चुकी थी, जो अब भी दुनिया से नहीं, जिंदगी से लड़ रही थी। कमरे की दीवारों पर लाइट की हल्की परछाई थी, पर उसके भीतर अंधेरा पसरा हुआ था। हर करवट के साथ उसकी आंखों के आगे वही दृश्य घूम जाता, सिया का चेहरा, उसका चुप रहना, और वो एक पल जब उसने अपना नन्हा हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ था। वो स्पर्श जैसे बिजली बनकर उसकी रगों में दौड़ गया था। वो सोच रहा था, क्यों मैंने तब खामोश रहकर सब कुछ खो दिया? क्यों मैंने अपनी बेटी को एक ऐसे बचपन में धकेल दिया जहां उसके पास न पिता था, न हंसी? घड़ी की सुई रात के 3 बजा रही थी। आर्यन उठा, खिड़की खोली। बाहर सन्नाटा था, पर भीतर शोर, पछतावे का, दर्द का और एक अधूरे रिश्ते का। उसने खुद से कहा, मैं आज सिर्फ देखकर लौट आया हूं, पर अब देना बाकी है। वो प्यार, वो साथ, वो सम्मान जो एक बेटी को सबसे पहले उसके पिता से मिलना चाहिए। वो कुर्सी पर बैठा रहा, सिर दोनों हाथों में। यादें पीछे लौट आई। वो वक्त जब उसने अपने बड़े भाई के कहने पर मीरा को छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि उसके परिवार को मीरा की सादगी में शान नहीं दिखती थी। आर्यन तब कमजोर था, वो झुक गया था, पर आज उसे एहसास हो रहा था कि उस झुकने ने 3 जिंदगियां तोड़ दी। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से भीतर आई। आर्यन उठा। अब उसकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि संकल्प था। उसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने और घर से बाहर निकला। आज वो किसी मीटिंग में नहीं, बल्कि एक अधूरी जिंदगी को पूरा करने जा रहा था। वो हजरतगंज की गलियों से होते हुए एक छोटी दुकान पर रुका, वही दुकान जहां से कभी वो मीरा के लिए चूड़ियां खरीदा करता था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इस बार डर नहीं था। उसने दुकानदार से कहा, कुछ सादी सी चूड़ियां दिखाइए, लाल और हरी रंग की। दुकानदार मुस्कुराया, भाभी जी को पसंद आएंगी। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी और बोला, इस बार वो पहनेंगी तो शायद जिंदगी फिर रंगीन हो जाए। उसने एक जोड़ी बालियां और एक सादा मंगलसूत्र भी खरीदा। कुछ कीमती नहीं था, पर हर चीज में एक अधूरे रिश्ते की भरपाई छुपी थी। वो आगे बढ़ा, किराने की दुकान से दूध, फल, बिस्किट, दवाइयां खरीदी। फिर एक छोटी दुकान से कुछ किताबें और रंगीन पेंसिलें ली, क्योंकि उसे याद था कि सिया को चित्र बनाना पसंद था। वो हर चीज अपने हाथों से पैक करवाता गया। हर पैकेट जैसे उसके भीतर के पछतावे को हल्का कर रहा था। दोपहर ढलने लगी थी, गर्मी कुछ कम हुई थी। आर्यन ने अपनी कार की डिक्की बंद की और गहरी सांस ली। दिल धड़क रहा था, पर अब उसमें डर नहीं था। आज वो लौट रहा था, पिता बनकर, पति बनकर, इंसान बनकर। वो उसी गली में पहुंचा, वो गली जो कल तक उसके लिए दर्द थी, आज उसकी मुक्ति का रास्ता बन गई थी। दूर से उसने देखा, सिया अब खटिया पर नहीं, बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी कॉपी थी। वो कुछ लिख रही थी। उसके पास वही टूटा खिलौना रखा था, पर आज उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आर्यन रुका, दिल में एक अजीब सा सुकून था। सिया ने ऊपर देखा,
और इस बार उसके चेहरे पर अजनबियत नहीं थी। पापा, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। आर्यन का दिल जैसे रुक गया। वो कुछ पल वही खड़ा रहा, फिर झट से आगे बढ़ा। उसने बाहें फैलाई और सिया दौड़कर उसके गले लग गई। इस बार उसने उसे पूरे यकीन से पकड़ा, जैसे अब डर नहीं कि ये पल फिसल जाएगा। सिया उसकी गर्दन से लिपटी रही और उसके सीने की धड़कनें सुनती रही। आर्यन ने सिया को गोद में उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। मीरा वहां खड़ी थी, दरवाजे पर, चेहरे पर न मुस्कान न सवाल, बस एक खामोश इंतजार। आर्यन ने सिया को धीरे से खटिया पर बैठाया, फिर अपनी कार से झोला निकाला। दवाइयां, दूध, फल, खिलौने, किताबें, सब एक एक करके सामने रख दिए। मीरा कुछ नहीं बोली, सिर्फ देखती रही। फिर आर्यन ने अपनी जेब से वो छोटा पैकेट निकाला और मीरा की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, उसने बहुत धीरे कहा। मीरा ने पैकेट खोला। अंदर से लाल चूड़ियां, बालियां और एक मंगलसूत्र निकला। उसकी आंखें भीग गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। आर्यन ने एक कदम बढ़ाया, धीरे से कहा, उस दिन तुमने कुछ नहीं कहा था, पर तुम्हारी आंखों में मैंने देखा था कि तुमने सब कुछ खोया नहीं, बस रोक रखा है। अगर माफ कर सको तो इस बार सिर्फ मेरी बेटी को नहीं, मुझे भी अपना बना लो। मीरा कांप गई, हाथ बढ़ाया, मंगलसूत्र थामा। कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, अगर आज के बाद फिर वही गलती की तो ये चूड़ियां फिर कभी नहीं पहनूंगी। आर्यन की आंखें भर आई। उसने सिर झुका लिया और बहुत शांत स्वर में बोला, इस बार मैं किसी से नहीं, खुद से भी झूठ नहीं बोलूंगा। उस शाम लखनऊ की हवाओं में एक अजीब सी नरमी थी। धूप ढल रही थी और उसके साथ साथ आर्यन के भीतर की ठंडक भी पिघल रही थी। वो उस घर में बैठा था, वही घर जहां कल तक वो दीवार के साए में छिप कर खड़ा था, और आज उसी घर में उसकी बेटी की हंसी गूंज रही थी। मीरा रसोई में थी, चूल्हे पर चाय चढ़ी थी और उसके साथ साथ चूड़ियों की हल्की छनक सुनाई दे रही थी। वो मंगलसूत्र अब उसकी गर्दन में था, वही मंगलसूत्र जो कभी अहंकार की आग में जलकर राख हो गया था, आज फिर से रिश्ते की डोर बन गया था। सिया दरवाजे के पास बैठी थी, नई किताबें उसके सामने खुली थी। कभी कुछ लिखती, कभी अपने पुराने खिलौने को देखती और बीच बीच में आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुरा देती। वो मुस्कान छोटी थी, पर उसमें भरोसा झलक रहा था। आर्यन खिड़की के पास बैठा था। बाहर आसमान में शाम की नीली परछाइयां तैर रही थी। वो उस सन्नाटे को सुन रहा था, जिसमें अब कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो सोच रहा था, कई सालों से उसने अपनी जिंदगी को सिर्फ दौलत में गिना था, पर आज उसे समझ आया कि एक बेटी की हंसी, एक पत्नी की आंखों का सुकून किसी भी सफलता से बड़ा होता है। मीरा रसोई से बाहर आई। हाथ में चाय के 2 कप थे। वो बिना कुछ बोले एक कप आर्यन के सामने रख गई, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, चीनी कम है, तुम्हें हमेशा मीठी पसंद थी ना? आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब कड़वाहट ज्यादा पसंद है, याद दिलाती है कि मीठे की कीमत क्या होती है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। वो आदमी जो कभी उसे छोड़ गया था, आज वही आदमी उसका घर जोड़ने आया था। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। सिर्फ सिया की हल्की खिलखिलाहट सुनाई देती रही। मीरा ने धीरे से कहा, जानते हो आर्यन, तलाक के बाद सबसे मुश्किल चीज क्या थी? आर्यन ने सिर उठाया। क्या? हर सुबह खुद को समझाना कि मैं अब अकेली नहीं हूं। मेरे पास अभी भी मेरी बेटी है, मेरा आत्मसम्मान है। पर आज वो ठिठक गई। आज पहली बार लगा, शायद अब फिर से कोई सहारा है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। मैं सहारा नहीं बनना चाहता मीरा,
मैं बस वो गलती नहीं दोहराना चाहता जिसने तुम्हारे जीवन से रंग मिटा दिए। मीरा ने हल्के स्वर में कहा। और अगर फिर वक्त ने वही मोड़ दिया तो? आर्यन मुस्कुराया। तो इस बार मैं वक्त से लड़ूंगा, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं। बस तुम दोनों को बचाने की वजह है। सिया पास आई। मम्मा, पापा को चाय पसंद आई क्या? उसने मासूमियत से पूछा। मीरा हंसी। अब तो हर चाय मीठी लगेगी बेटा। वो पल जैसे वक्त को रोक देना चाहता था। आर्यन ने सिया को गोद में लिया, उसके माथे पर चुम लिया और बोला, अब कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने ना आऊं। सिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। सच पापा? हां, बिल्कुल सच। मीरा पास खड़ी थी। उसकी आंखों से 2 बूंदें गिरी। वो खुशी की थी या थकान की, कहना मुश्किल था, पर उसके चेहरे पर सालों बाद सुकून था। शाम ढल चुकी थी। आर्यन खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। मीरा चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। सिया अपनी किताबों में खोई थी और पूरा घर जैसे सांस ले रहा था। आर्यन ने खुद से कहा, अब ये घर सिर्फ मीरा का नहीं, हमारा है। और मैं अब सिर्फ नाम का पिता नहीं, वो इंसान बनूंगा जो अपनी बेटी के हर कल में मौजूद होगा। रात धीरे धीरे उतर आई थी। सिया मीरा की गोद में सो गई। मीरा ने उसके बालों में उंगलियां फिराई। फिर आर्यन की ओर देखा। तुम्हें शायद थकान होगी, अंदर सो जाओ। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं मीरा, आज मैं थका नहीं हूं, बस सुकून महसूस कर रहा हूं। मीरा मुस्कुराई, वो मुस्कान जो 12 सालों से कहीं खो गई थी। कुछ देर बाद वो भी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों चुप थे। कमरे में बस सिया की धीमी सांसें गूंज रही थी। उस रात आर्यन ने करवटें नहीं बदली। कई सालों बाद उसे नींद आई। वो नींद जिसमें न पछतावा था, न डर, बस एक अधूरी कहानी का पूरा होना था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी और उसके साथ ही आर्यन की आंखें खुली। सालों बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो आज सचमुच जागा हो, सिर्फ नींद से नहीं बल्कि अंधेरे से। सिया स्कूल की तैयारी कर रही थी। मीरा उसके बाल बना रही थी और घर में हल्की सी रौनक थी। वो रौनक जो किसी भी बड़े बंगले की नहीं, बल्कि एक छोटे से खुश घर की होती है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा। सिया हंसी। पापा, आप बिजी हो जाएंगे ना? अब सबसे बड़ा काम तुम्हारा मुस्कुराना है बेटा, वो बोला। मीरा ने हल्के से देखा, फिर बोली, नाश्ता कर लो, देर हो जाएगी। उसकी आवाज में अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी, बल्कि ममता का एक कोमलपन था। आर्यन ने उस पल को अपने भीतर समेट लिया। वो सोच रहा था, कभी ये आवाज उसकी सुबह की पहचान थी, आज फिर वही पहचान लौट आई थी। नाश्ते के बाद आर्यन ने सिया को स्कूल छोड़ा। सिया ने कार से उतरते वक्त पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जैसे किसी पिता की हार को जीत में बदल देती हो। वो ऑफिस की ओर बढ़ा, वही ऑफिस जहां उसने कभी मीरा की जगह सफलता चुनी थी। आज उसी सफलता से उसका सामना होना था। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुआ, उसका बड़ा भाई राजीव सामने आ गया। वही तीखी नजरें, वही ठसक भरी चाल। कहा था तू 2 दिन से फोन बंद, मीटिंग्स मिस, दुकान का हिस्सा भी अटका पड़ा है, राजीव ने तीखे स्वर में कहा। आर्यन शांत रहा, धीरे से अपनी कुर्सी खींची, बैठ गया और बहुत ठहराव के साथ बोला, अब से ये दुकान, ये कारोबार, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी। राजीव हंसा। मतलब अब तू अपनी पुरानी बीवी के चक्कर में सब छोड़ देगा? तू पागल हो गया है क्या? आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं भाई, मैं पागल नहीं हुआ, बस होश में आया हूं। मैंने दौलत के लिए रिश्ते बेचे, अब रिश्तों के लिए दौलत छोड़ भी दूं तो नुकसान नहीं होगा। राजीव गुस्से से बोला,
उस औरत ने तुझे छोड़ दिया था। आर्यन उठा, एक कदम आगे बढ़ा और बोला, नहीं भाई, वो औरत नहीं गई थी। मैंने ही उसे जाने दिया था। और अब वो औरत नहीं, मेरी इज्जत है, जिसे मैं फिर से घर ला चुका हूं। कमरा सन्नाटे में डूब गया। राजीव कुछ बोल न सका। सालों बाद वो अपने छोटे भाई को इतना दृढ़, इतना शांत और इतना सच्चा देख रहा था। आर्यन ने अपना फाइल बैग बंद किया। धीरे से कहा, अब मैं व्यापार इंसानियत के साथ करूंगा, पैसों के पीछे भागते हुए नहीं। वो बाहर निकला। उसके कदमों में ठहराव था, आवाज में आत्मविश्वास। वो अब वो आदमी नहीं था जो परिवार के दबाव में रिश्ते तोड़ देता था। वो अब आर्यन मेहरा था, एक ऐसा इंसान जिसने खुद को फिर से पा लिया था। शाम को जब वो घर पहुंचा, मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर शांति थी, जैसे वो जानती हो कि आज कुछ बदल गया है। आर्यन ने झोले में रखी चीजें निकाली, फल, दवाइयां, सिया के लिए रंगीन पेंसिलें और एक नया स्कूल बैग। फिर उसने धीरे से कहा, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। सिया दौड़कर आई, उसकी कमर से लिपट गई। पापा, आज मेरी टीचर ने कहा कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा हर शब्द मेरे दिल में रहेगा बेटा। मीरा पीछे आई। उसने आर्यन के हाथ पर हाथ रखा। तीनों कुछ देर यूं ही खामोश खड़े रहे, पर उस खामोशी में अब कोई दर्द नहीं था, बस एक नई शुरुआत की गर्माहट। घर के बाहर शाम ढल रही थी, पर अंदर एक नई सुबह उग चुकी थी। मीरा ने आर्यन की ओर देखा। तुम बदल गए हो। आर्यन मुस्कुराया, नहीं मीरा, मैं वही बन गया हूं जो तुमने सालों पहले मुझ में देखा था, एक अच्छा इंसान। सिया बीच में बोली, अब हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे ना पापा। आर्यन ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, अब कभी नहीं। घर की दीवारों पर सिया की हंसी गूंज उठी। मीरा की चूड़ियों की छनक और रसोई से उठती चाय की खुशबू, सब मिलकर जैसे कह रहे थे, ये घर अब अधूरा नहीं रहा। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान शांत था, हवा ठंडी थी और भीतर एक सुकून था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बस महसूस किया जा सकता था। कभी कभी हम चुप रहकर वो सब होने देते हैं जो रिश्तों को भीतर से तोड़ देता है, पर जब वक्त दूसरा मौका दे, वो सजा देने नहीं, आईना दिखाने आता है। इस आईने में हम देख सकते हैं कि हमने कितना कुछ खो दिया, और अगर हिम्मत हो तो उसे वापस पा भी सकते हैं। अंत में एक सवाल, क्या आपने भी कभी किसी अपने को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वक्त रहते आप बोल नहीं पाए? क्या आज भी किसी के लौटने का इंतजार है आपके दिल में? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय BK को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई सच्ची भावुक कहानी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखें, रिश्तों की कीमत समझें। जय हिंद, जय भारत।